Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। यहाँ पे आरबीआई है तो बाहर क्या है, बाहर फेडरल बैंक है, बैंक ऑफ चाइना चाइना का है, बैंक ऑफ जापान जापान का है। तो मेरा मानना है सेंट्रल बैंक मीटिंग से, ठीक है। तो यहाँ पर हम सेंट्रल मीटिंग की बात करेंगे जो देश का केंद्रीय बैंक होता है और सर्वोच्च बैंक होता है। अब सेंट्रल बैंक का काम क्या होता है किसी भी कंट्री में? करेंसी प्रिंट करना और देश की मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, ठीक है। सो हमारे आरबीआई का काम होता है देश में मॉनेटरी पॉलिसी बनाना, और मॉनेटरी पॉलिसी में जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करना और ग्रोथ को एक्सेलरेट करना। ये किसका काम होता है? आरबीआई का काम होता है। यानी मॉनेटरी पॉलिसी का फोकस दो चीजों पर होता है। सबसे पहला ग्रोथ पर, अभी समझाते हैं। हम बात कर रहे हैं सेंट्रल बैंक मीटिंग की, यानी आरबीआई मीटिंग की। आरबीआई मीटिंग क्या होती है? देश के केंद्रीय बैंक की मीटिंग, जिसमें वो निर्धारित करता है कि देश में जो मनी सप्लाई का फ्लो है वो कैसे मैनेज किया जाए, मेंटेन किया जाए। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर में किया जाता है भारत में। अब आप देखते हैं कि जब मॉनेटरी पॉलिसी होती है तो दो चीजों पे आरबीआई गवर्नर साहब का फोकस होता है। पहली चीज देश की ग्रोथ यानी जीडीपी, और दूसरी चीज देश में इन्फ्लेशन का लेवल। ये दोनों चीज पर फोकस होता है आरबीआई गवर्नर साहब का। अब मॉनेटरी पॉलिसी में वो सारे काम किए जाते हैं जिससे देश की ग्रोथ बढ़े और इन्फ्लेशन कम हो या कंट्रोल में रहे, ठीक है। अब ग्रोथ को जैसा मैंने आपको बताया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी से देखा जाता है, और इन्फ्लेशन को हम सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स से देखते हैं। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी मार्केट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है उसे समझने के लिए मैं आपको एक चीज समझाता हूं। देखो स्टॉक मार्केट में 7000 कंपनीज लिस्टेड हैं, और जैसा कि आप सब जानते हैं ये कंपनीज क्या करती हैं? बिजनेस करती हैं। और बिजनेस करने के लिए क्या चीज चाहिए होती है? फंड्स चाहिए होते हैं। और फंड्स इन्हें कहां से मिलते हैं? फंड्स इन्हें मिलते हैं लोन के रूप में बैंक से, है ना। अब देखो ये मान के चलो कि अगर मुझे बिजनेस करना है तो मुझे फंड्स की जरूरत होगी, और ये फंड्स मुझे दो कंडीशन पे मिल सकते हैं। पहला सस्ते और दूसरा महंगे। अब मुझे सस्ते लोन कब मिलेंगे? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। अब ये मानो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट लो होता है तो जो लोन्स होंगे वो चीप होंगे। अब अगर सस्ता लोन होगा तो आप सब लोन लेना चाहेंगे या नहीं लेना चाहेंगे? लेना चाहेंगे। तो जब लोन चीप होता है तो जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो ज्यादा लोन लेती हैं, ठीक है, और लोन लेके क्या करती हैं? नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना। NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। एक्सपैंड करती हैं अपने बिजनेस को। अब ये जो एक्सपैंड करती हैं बिजनेस को, इससे क्या होता है? एक्सपेंशन से जॉब क्रिएट होती है, जॉब्स क्रिएशन होती है, और जॉब से लोगों की इनकम होती है, और इनकम से क्या होता है? लोगों के एक्सपेंस बढ़ते हैं, और एक्सपेंस से क्या होता है? फिर सरकार की इनकम होती है, और क्या होता है? एक्सपेंशन से एक्सपोर्ट बढ़ता है,
और एक्सपोर्ट से फिर हमारी करेंसी स्ट्रांग होती है। तो ये सारी की सारी चीजें कब होती हैं? जब लोन जो है वो सस्ता होता है। अब एक बात बताओ, अगर एक्सपेंशन होगा, जॉब्स क्रिएट होंगी, तो देश में जीडीपी भी बढ़ेगा और देश में सारी चीजें बेहतर होंगी। तो अगर एक चीप लोन जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को डाउन रखकर इतनी सारी चीजें की जा सकती हैं, तो जो लो इंटरेस्ट रेट है वो देश के लिए अच्छा माना जाएगा। अब इसके विपरीत ये समझो कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा दिया जाए तो ये सारी चीजें नहीं होंगी। अब जब ये सारी चीजें नहीं होंगी तो देश में ग्रोथ भी तो गिरेगी। और आप लोग स्टॉक मार्केट में जब पैसा लगाते हो तो वो ग्रोथ के लिए लगाते हो या डी ग्रोथ के लिए लगाते हो? ग्रोथ के लिए। तो ग्रोथ कब होगी? जब लो इंटरेस्ट रेट रहेगा। तो लो इंटरेस्ट रहने पर जो मार्केट है, मार्केट के लिए लो इंटरेस्ट रेट क्या होता है? जब भी इंटरेस्ट रेट को घटाया जाएगा तो मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा, और जब भी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाएगा तो मार्केट के लिए नेगेटिव होगा। तो ध्यान रखना, मार्केट पे इंटरेस्ट रेट के इंपैक्ट को हम इस तरह से समझते हैं। अब यहां किसी का कोई सवाल है, डाउट है, प्लीज पूछिए। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है फ्यूचर डिस्काउंट वैल्यू, यानी आज कोई चीज अगर आपको डिस्काउंट पे 100 रुपए की चीज 50 रुपए में मिल रही है तो इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है उसमें? अब देखो, मॉनसून भी एक इवेंट होता है और मॉनसून पर मार्केट का रिएक्शन कैसे हम जज करते हैं वो समझते हैं। तो हमारे भी देखो, दुनिया में ना जो ग्लोबल मार्केट है ना वो एक साथ चलती है। ऐसा नहीं कि अमेरिका में कम होते रहेंगे और हम कम नहीं करेंगे। अगर अमेरिका में कम होंगे तो हम भी कम करेंगे, जापान भी कम करेगा, यूरोप भी कम करेगा, सब कम करेंगे, क्योंकि देश की इकोनॉमी एक साथ चलती है। हमने लास्ट क्लास में क्या समझा था? दुनिया एक परिवार है, तो ये परिवार के सदस्य सारे के सारे एक ही साथ डिसीजन ऐसे लेते हैं। हमारे भी पक्का कम होगा। अब जैसे अमेरिका ने कम किया, हमने उससे पहले कर दिया था कम, तो अब हम दोबारा कम करेंगे। इस तरह से होगा। ये पैरेलल साइकिल चलती है इंटरेस्ट रेट की। जब उन्होंने बढ़ाए तो हमने भी बढ़ाए, है ना। अब देखो, मॉनसून आप सब लोग जानते हैं, हमारे यहाँ पर एक सीजन होता है और इस सीजन में बारिश होती है, जैसा आप सब लोग जानते हैं। बारिश हमारे देश के लिए या उन देशों के लिए जहां पर एग्रीकल्चर जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा होता है, हर जगह इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हमारे देश में बहुत छोटे किसान पाए जाते हैं और वो छोटे किसानों के पास इतनी कम जमीन होती है कि इरिगेशन फैसिलिटी ज्यादा नहीं होती, जिसकी वजह से वो मॉनसून बेस्ड जो उनकी कल्टीवेशन होती है वो मॉनसून बेस्ड होती है। तो अगर मॉनसून समझो, ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। अच्छा आता है तो किसान के लिए क्यों फायदेमंद है, बुरा आता है तो क्यों घाटेमंद है, ये सारी चीजें समझने के लिए हम 3-4 चीजों को समझते हैं। देखो, सबसे पहली चीज ये कि अगर मॉनसून अच्छा आएगा तो हमें कैसे पता चलेगा। तो देखो, मॉनसून को ना हम लोग परसेंटेज में फोरकास्ट करते हैं और हम नहीं करते हैं, ये एजेंसीज होती हैं जो फोरकास्ट करती हैं। तो समझो कि इसका फोरकास्ट होता है परसेंटेज में। मानो 99%, 100%, 101%, 98%, इस तरह से फोरकास्ट की जाती है। तो जब भी फोरकास्ट 100% या उसके ऊपर होती है तो ये अच्छी बारिश के संकेत होते हैं और ये सिचुएशन मार्केट के लिए अच्छी मानी जाती है। और जब भी 98 या 99 के नीचे जब भी बारिश होगी तो ये थोड़ा बुरा माना जाता है, ठीक है। यानी 98 तो पक्का बुरा माना जाएगा, 99 फिर भी थोड़ा सा फेयरली माना जाएगा, ठीक है। तो अगर मॉनसून आता है 99 के नीचे तो ये अच्छा नहीं माना जाएगा, और 100 के ऊपर आता है या 100 आता है तो ये अच्छा माना जाएगा। पहले तो आप ये समझिए। अब मॉनसून को समझने के लिए आपको बेसिक 2-3 चीजें समझनी पड़ेगी। देखिए, अगर मान लीजिए हमारे यहां पर मॉनसून अच्छा नहीं आता तो क्या होगा? प्रोडक्शन कम होगा एग्रीकल्चर।
अब जितने भी चीजें हम लोग ना डेली यूज में यूज करते हैं वो ज्यादातर अधिकतर चीजें एग्रीकल्चर से मिलती हैं, ऐसा ही होता है ना। तो सबसे पहली चीज हमारे देश में जो एग्री प्रोडक्ट्स हैं वो महंगे हो जाएंगे। अब महंगे हो जाएंगे एग्री प्रोडक्ट्स कम मॉनसून आने से, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी ना। तो अगर एग्री प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ गए तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। अब एक बात सोचो कि हमारे देश में जो एफएमसीजी कंपनियां जो प्रोडक्ट्स बनाती हैं वो किससे बनाती हैं? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से बनाती हैं। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के जब दाम बढ़ेंगे तो एफएमसीजी कंपनियां भी तो वो दामों को पास ऑन करेंगी, तो उससे क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। अब इन्फ्लेशन जब बढ़ती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करता है आरबीआई गवर्नर? इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेंगे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ना अच्छा माना जाएगा मार्केट के लिए या बुरा? बुरा माना जाएगा, अभी हमने पढ़ा है। एक और चीज है, जब महंगाई बढ़ती है ना तो इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, और इंटरेस्ट रेट बढ़ने से बैंकिंग सेक्टर अच्छा नहीं करता है क्योंकि लोन नहीं लेंगे, ठीक है। तो आप सोचो कि मॉनसून कितना मेजर रोल प्ले करता है, पर अगर अच्छा मॉनसून आएगा तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के दाम स्टेबल रहेंगे, जिससे इन्फ्लेशन नहीं होगी, और इन्फ्लेशन नहीं होगी तो आरबीआई गवर्नर साहब को इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे देश में सारी चीजें बढ़िया तरह से चलेंगी। तो ये जो मॉनसून होता है इन एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए जो गवर्नमेंट बजट होता है ना, वो क्या होता है? सरकार की इनकम और उसके एक्सपेंडिचर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे हम बजट कहते हैं। जैसे हमारी कमाई और हमारे खर्चों का जो अंतर होता है या जो भी लेखा जोखा होता है उसे हम क्या कहते हैं? हमारा बजट कहते हैं। ठीक उसी तरह से सरकार की इनकम और सरकार के खर्चों का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसे बजट बोला जाता है। बजट में सरकार ये बताती है कि उसकी इनकम कितनी हुई और उसके अगेंस्ट में उसके खर्चे कितने हुए। हमारे भारत जैसे देश में जहां पर 145 करोड़ के आसपास की लगभग जनसंख्या है, वहां पर हमारा जो इनकम होती है सरकार की वो हमेशा कम और खर्चे ज्यादा होते हैं, इसीलिए हमारा जो बजट होता है उसे हम डेफिसिट बजट कहते हैं। डेफिसिट बजट का मतलब है सरकार की इनकम का कम और खर्चों का ज्यादा होना, जबकि बैलेंस बजट होता है जब इनकम और खर्चे दोनों बराबर होते हैं। जब इनकम ज्यादा और खर्चे कम होते हैं तो इसे सरप्लस बजट बोला जाता है, जो कि कभी देखने को नहीं मिलता, ठीक है। अब यहां पर सवाल यह है कि जब बजट है तो बजट में क्यों हमारे देश के लिए, हमारे स्टॉक मार्केट के लिए बजट इंपॉर्टेंट होता है? तो इसे समझने के लिए आपने 2-3 चीजों को समझना है। देखो, जिस तरह से आप घर का बजट बनाते हैं और तय करते हैं कि हम क्या क्या प्लानिंग करेंगे और उसका एग्जीक्यूशन करेंगे, ठीक उसी तरह से सरकार भी अपने बजट में ये बताती है कि हमारे पास इतनी इनकम हुई और इस इनकम को हम यहां पर खर्चा करेंगे। उस खर्चे से आप अनुमान लगा सकते हैं कि देश में जो डेवलपमेंट होगा वो किस किस जगह होने वाला है, जिससे आप ये समझ पाए कि अपॉर्चुनिटी कहां कहां पर है। जैसे आज से 3 साल पहले के बजट में सरकार का जो फोकस था वो रेलवेज पे था, और आपने देखा कि रेलवेज के जो शेयर्स हैं, रेलवे जो पूरा रेलवे सेक्टर है उसका ट्रांसफॉर्मेशन आपने देखने को मिला। तो आपने देखा रेलवे के जो शेयर्स हैं वो 20-20 गुना हो गए पिछले 3 सालों में। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि बजट में फोकस जो था रेलवे पे किया गया था, एक अच्छा कॉर्पस, एक अच्छा पैसा वहां पे एलोकेट किया गया। ठीक इसी तरह से आप भी गवर्नमेंट के बजट को देखकर, समझकर ये जान सकते हैं कि गवर्नमेंट का फोकस कहां है और वहां पर अपॉर्चुनिटी को समझ सकते हैं। अब बजट में देखो, यूं तो ना बहुत सारी अनाउंसमेंट होती है, पर एक जो हम पब्लिक जो होती है, पब्लिक के लिए गवर्नमेंट बजट में क्या होता है? सबसे पहले देखो, हर एक आम इंसान ये चाहता है कि उसे टैक्स में रियायत मिल जाए। तो जो पब्लिक है ना, वो क्या चाहती है? टैक्स में कुछ भी रिबेट मिल जाए उसको, गवर्नमेंट से पब्लिक को कुछ भी रिबेट मिल जाए टैक्स में, एक आम पब्लिक, एक आम इंसान ये चाहता है। अब ध्यान से समझना इस पॉइंट को, हमारे यहां पर 12 लाख तक का जो टैक्स है उस पर किसी तरह का कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता, यानी टैक्स नील है ना। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, मान के चलो कि 12 लाख अगर आपकी इनकम होती थी पहले, तो आपको टैक्स देना पड़ता था, ठीक है, लगभग 75,000 मान लेते हैं। 75,000 रुपए का ये जो टैक्स है ये आपको देना पड़ता था। वैसे ज्यादा देना पड़ता था ना, 1 लाख समथिंग देना पड़ता था। तो मान लेते हैं, चलो एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि हर एक इंसान का जो 12 लाख रुपए कमाता था उसका 1 लाख रुपए टैक्स की बचत होती है, ठीक है। अब ये 1 लाख रुपए जब आपकी बचत होगी तो आप इसे क्या करेंगे? खर्चा करेंगे। खर्चा करेंगे तो ये पैसा इकोनॉमी में आएगा। इकोनॉमी में आएगा तो वापसी सरकार को टैक्स के रूप में मिलेगा, जिससे इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, जीडीपी बढ़ेगा।
और आप लोग भी अपनी ग्रोथ कर पाएंगे 1 लाख रुपए से, जो कि क्योंकि आपकी जो डिस्पोजेबल इनकम है वो बढ़ जाती है 1 लाख के बढ़ने से। तो ये अच्छी सिचुएशन हुई या बुरी? तो अगर टैक्स में रिबेट मिलेगी तो बजट से हमारे देश को कैसे प्रगति मिलेगी, ये मैंने समझाने का प्रयास किया आपको। पिछले बजट में जो हमें रिलैक्सेशन दी गई थी उससे 1 लाख करोड़ रुपए इकोनॉमी में आएंगे। अब 1 लाख करोड़ अगर इकोनॉमी में आएगा तो इकोनॉमी इससे और बढ़ेगी ना, तो जी हमारी जीडीपी भी बढ़ेगी और इकोनॉमी भी बढ़ेगी। आपका खर्चा किसी की इनकम बनेगी, टैक्स के रूप में सरकार की कलेक्शन बढ़ेगी और इसी तरह से हमारे देश में प्रगति होगी। तो अब ये जो खर्चा आप करेंगे किसी ना किसी कंपनी के प्रोडक्ट को खरीद के ही तो करेंगे, तो उस कंपनी की मार्केट में जब प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी तो उसकी इनकम बढ़ेगी और उसकी इनकम बढ़ेगी तो उसका रिफ्लेक्शन उसके शेयर के प्राइस पे आएगा, शेयर के प्राइस पे आएगा तो स्टॉक मार्केट पॉजिटिव हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं? तो ये जो स्टांस सरकार का हुआ है पिछले साल, तो ये स्टॉक मार्केट के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर के रूप में देखेंगे हम। समझ पा रहे हैं? तो ऐसी कोई भी चीज स्टॉक मार्केट के लिए पॉजिटिव मानी जाती है। अब दूसरी तरफ, अब आप सब लोग ट्रेडर इन्वेस्टर हो सकते हैं, तो मान लीजिए कि इन्वेस्टर या ट्रेडर के लिए मार्केट में क्या होता है, 2 तरह के टैक्स देता है। पहला जो ट्रेडिंग पर देता है जिसे हम एसटीटी कहते हैं, ठीक है, ये हर बंदा हर ट्रेड पर देता है सरकार को। और दूसरा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, ये 2 तरह के और टैक्सेस हैं। अब ये इनफैक्ट जो टैक्सेस हैं इन्वेस्टर्स के, अगर इसमें किसी भी तरह से कमी आ जाती है, समझो कि अगर एसटीटी में कमी आ जाती है या एलटीसीजी या एसटीसीजी में कमी आ जाती है, तो आप लोग अगर प्रॉफिट करते हैं तो उस पर अब ज्यादा पैसा आपको मिल पाएगा, ज्यादा पैसा मिलेगा। अब ज्यादा पैसा मिलेगा तो आप इस पैसे को दोबारा से खर्च करेंगे, खर्च करेंगे तो इकोनॉमी में ये पैसा आएगा, सरकार की इनकम बढ़ेगी, आपका लाइफस्टाइल बढ़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर गवर्नमेंट बजट में इस तरह के टैक्सेस में किसी तरह से कमी आती है तो ये भी स्टॉक मार्केट के लिए पॉजिटिव माना जाता है। इसके साथ साथ हर एक इंडस्ट्री के लिए सरकार कुछ ना कुछ चीजों को देने का प्रयास करती है, तो वो पर्टिकुलर सेक्टर के लिए अच्छा माना जा सकता है। ठीक है, जैसे कभी एग्री सेक्टर के लिए कुछ पैकेज दे दिया, मैन्युफैक्चरिंग के लिए दे दिया, स्टील के लिए दे दिया, तो वो पर्टिकुलरली उस सेक्टर के लिए अच्छा माना जाता है। तो आपको गवर्नमेंट बजट में ये 2 चीजें मेन होती हैं जिस पे फोकस करना होता है। बाकी गवर्नमेंट ने जिस पर्टिकुलर सेक्टर पर फोकस किया है उस पर भी फोकस करके आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई? अब यहां पर किसी का कोई सवाल है तो पूछिए।